गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें चैप्टर 9 वन एवं वन्यजीव संसाधन। मनुष्य का अस्तित्व प्रगति एवं विकास संसाधनों को आभारी है, संसाधनों पर ही आधार रखती है। आदिकाल से प्रकृति से विभिन्न चीज़ें प्राप्त कर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते आए हैं। हम प्राचीन काल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधन से करते हैं। इनमें जंगल अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं। हम जंगलों से अत्यधिक चीज़ों का उपयोग करते हैं। जंगलों का सामान्य अर्थ वृक्ष, झाड़ियों या घास का समुच्चय है। इन सब का समावेश जंगल में होता है। प्राकृतिक वनस्पतियों में उन्हीं वनस्पतियों का समावेश हो सकता है जिसका विकास मनुष्य की सहायता बिना प्राकृतिक स्वरूप में हो, उसे अच्छद वनस्पति कहते हैं। भारत में इस प्रकार की वनस्पति अब सिर्फ हिमालय, सुंदरवन एवं भारत के रेगिस्तान के दुर्गम क्षेत्रों में ही पाई जाती है। सिर्फ वहाँ पर ही देखने को मिलती है। इसके बाद है जंगलों का वर्गीकरण। यह वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टि से किया जाता है। जो जंगलों का वर्गीकरण होता है वह जंगलों के आकार और उनके भिन्न भिन्न दृष्टि के आधार पर किया जाता है। जलवायु के आधार पर जंगलों के प्रकार हम कक्षा 9 में सीख गए हैं। हम कक्षा 9 में जंगलों का वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ हम प्रशासन एवं मालिकाना तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से होने वाले जंगलों के 3 प्रकार जानेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रशासन के आधार पर जंगलों के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार कौन सा है? आरक्षित जंगल। इस प्रकार के जंगल सीधे प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं। जो आरक्षित जंगल होते हैं वह सीधे ही प्रशासन के नियंत्रण में होते हैं। वह प्रशासन के द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें लकड़ियां काटने या चुनने तथा पशुओं की चराई करने के लिए प्रवेश करने पर प्रतिबंध होता है। दूसरा क्या है? संरक्षित जंगल। इस प्रकार के जंगलों की देखभाल शासन तंत्र द्वारा किया जाता है। एक तंत्र के द्वारा इन जंगलों की देखभाल की जाती है। यहाँ वृक्षों को हानि पहुँचाए बिना लकड़ियाँ चुनने एवं पशुओं को चराने के लिए स्थानीय लोगों को छूट होती है। तीसरा क्या है? अवर्गीकृत जंगल। इस प्रकार के जंगलों का वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया है। यहाँ वृक्षों को काटने तथा पशुओं को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, कोई भी रोक नहीं होती है। इसके बाद क्या है? मालिकाना प्रशासन तथा व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों के प्रकार, जिसमें पहला क्या है? राज्य के मालिकाना जंगल, जो राज्य के मालिकाना के अधिकार में आते हैं। इस प्रकार के जंगलों पर राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। जो मालिकाना जंगल होते हैं उन पर राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। देश में अधिकांशतः जंगल क्षेत्र इस प्रकार में रखे गए हैं। दूसरा क्या है? सामुदायिक वन। इस प्रकार के जंगलों पर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, नगर पालिका, महानगर पालिका या जिला पंचायत का नियंत्रण होता है। तीसरा क्या है? निजी जंगल। इस प्रकार का जंगल व्यक्तिगत मालिकाना वाला होता है। इस पे किसी एक व्यक्ति का हक होता है। ओडिशा, मेघालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में ये विशेष पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगल अधिकांशतः छत विछत अवस्था में, तो कुछ जंगल उज्जड़ अवस्था में आ गए हैं। इसके बाद क्या है? निर्वीकरण मतलब जंगल विनाश। निर्वीकरण अर्थात जंगलों का नष्ट होना।
अत्यंत निम्न दर से होने वाला निर्वीकरण हमारे देश के साथ संपूर्ण विश्व की मुख्य समस्याओं में से एक है जंगल विनाश। मनुष्य की विकास यात्रा का यह परिणाम गिना जा सकता है। जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे जंगलों का भी विनाश होता जा रहा है। प्राकृतिक स्वरूप में भी वृक्ष नष्ट होते हैं, परंतु वे मनुष्य की दखलंदाजी से होने वाले विनाश की तुलना में नगण्य है। इसके बाद क्या है? निर्वीकरण के प्रभाव। निर्वीकरण के प्रभाव व्यापक स्तर पर अनुभव किए जाते हैं। जो निर्वीकरण के प्रभाव है वो हम अनुभव कर सकते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की यात्रा बढ़ती जा रही है, उसकी मात्रा बढ़ती ही जा रही है। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव और जटिल बनते जा रहे हैं, उसका प्रभाव और भी देखने को मिलता है। वृक्षों का आच्छादन दूर होने से, मिट्टी का कटाव होने से कृषि उत्पादन की समस्या बढ़ती जा रही है। द्वीपकल्पीय भारत के जंगलों में बड़े पैमाने पर निर्वीकरण के कारण जंगल क्षेत्र घटा है। जो जंगल क्षेत्र है वो कैसा हो गया है? कम होता जा रहा है। इसके साथ अनेक सजीवों ने अपना प्राकृतिक निवास स्थान खो दिया है, वह अपने निवास स्थान से दूर चले गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप वन्यजीव भोजन एवं पानी की खोज में मानव बस्तियों की तरफ आ जाते हैं। मांसाहारी वन्यजीवों द्वारा जंगल के नज़दीकी क्षेत्रों में बसने वाले पशुपालकों के पशुओं का शिकार करने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वन संरक्षण के उपाय। हमें वनों की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, उसके उपाय इस प्रकार से है। पहला, लकड़ी के स्थान पर उपयोग में ली जा सके ऐसी सामग्री के लिए संशोधन करना, जिसे हम लकड़ी के स्थान पर उसका उपयोग कर सके। उससे लकड़ी का उपयोग घटने से जंगल बचेंगे। कहीं आवश्यकता अनुसार विकास के लिए निर्माण कार्य करने पर जो वृक्ष काटने पड़े उनके स्थान पर उसी प्रजाति के नए वृक्ष लगाना। अपरिपक्व वृक्षों की काटने पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाना। दूसरा, जो उद्योगों जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उनसे भविष्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में वनीकरण करवाना। वनों का वनीकरण करवाना। तीसरा, इको टूरिज्म के विकास के नाम पर जंगलों की स्थिति भयावह न बने, इसके लिए चुस्त नियम का पालन करवाना। चौथा, स्थानीय लोगों में इससे संबंधी व्यापक जन जागृति कार्यक्रम आयोजित करना। पांचवा, स्कूल कॉलेज स्तर पर सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में इस बाबत जानकारी शामिल करना एवं वन संरक्षण की आवश्यकता समझाना। छठा, घास चारा एवं ईंधन की आवश्यकता के लिए सामाजिक वनीकरण एवं कृषि वनीकरण को योजना पूर्वक प्रोत्साहक कदम उठाकर सघन रूप से बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना। आठवां, ईंधन की आवश्यकताओं में लकड़ी के उपयोग के स्थान पर सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस आदि विकल्पों को अपनाना चाहिए। नौवां, नव संसाधनों का मितव्ययी उपयोग करना। कीटकों से क्षतिग्रस्त वृक्षों को दूर करने के लिए अन्य स्वस्थ वृक्षों के विकास की प्रक्रिया तीव्र बनती है। दावानगी से जंगलों को भारी नुकसान होता है। इसके शमन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग व्यवस्था तंत्र या दल तैयार करना। 10वां, जंगल क्षेत्रों में आए हुए धार्मिक आस्था केंद्रों पर लगने वाले मेले, भंडारे या परिक्रमा के समय परिवहन की सुरक्षा बढ़ने एवं प्रवाह सुगम होने से हजारों यात्री पहुंचते हैं। उस समय होने वाले कचरे का योग्य निकाल न होने से जंगल दूषित होता है, उन कचरों का निकाल करवाना चाहिए। 11वां, पशुओं को चराने के लिए अलग विस्तार रखने चाहिए जहाँ पे पशु चर सकें।